हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से पहले आपने जैसे मुझे वीडियो में देखा था, तो अब वीडियो फॉर्मेट छोड़ के मैं एक पीपीटी फॉर्मेट में आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है कि नोट्स नहीं बन पा रहे। तो ये आपकी सहायता के लिए। तो इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की। तो श्वसन होता क्या है? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए O2 ग्रहण करने तथा ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप मुक्त CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और श्वसन जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ हम जो भी ग्रहण करते हैं उनका जब ऑक्सीकरण होगा तो उसके लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीकरण से क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण रहता है। और ऊर्जा हमारे किस काम आते हैं? हमारे शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सब में क्या ज़रूरत होती है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम छोटे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, वृद्धि हो रही है, कोशिकाओं में किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी किससे प्राप्त होगी? ऑक्सीकरण से। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसकी सहायता से आती है? श्वसन की सहायता से आती है। इसलिए श्वसन एक बहुत ही ज़रूरी क्रिया होती है और इसकी पूरी कार्यकी को हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। हम अगली स्लाइड में जाते हैं। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बाहरी श्वसन। इसमें क्या होता है? इस श्वसन के अंतर्गत श्वसन सतह तथा वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। और किन गैसों का आदान प्रदान होता है? एक तो आपकी ऑक्सीजन जो आप ग्रहण करते हो, तथा ऑक्सीकरण के पश्चात जो CO2 होती है वो शरीर से बाहर निकालते हो। तो इन दोनों गैसों का आदान प्रदान होता है किसमें? बाहरी श्वसन में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो वो कहलाता है आपका आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या होता है? इस श्वसन के अंतर्गत बाहरी श्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो परिवर्तित होकर कहाँ जाती है? आपके टिश्यूज़ में जाती है। टिश्यूज़ में जाके करते हैं भोजन के ऑक्सीकरण करती है, तथा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त CO2 कहाँ आती है? बाहरी वातावरण में भेजी जाती है। किसके माध्यम से? टिश्यूज़ के माध्यम से। ये कहलाता है आपका आंतरिक श्वसन। तीसरे की बात करें तो हम कोशिकीय श्वसन, या जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। वो क्या होता है? इस क्रिया में कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन से क्या क्या होता है? एनर्जी प्राप्त होती है। वो एनर्जी किसके रूप में संचित रहती है? आपके शरीर में ATP के रूप में संचित होती है, जो हमें बाकी कार्यों में मदद करती है। अब ये तो हो गए श्वसन के प्रकार। अगर हम देखा जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। मतलब कि आप इंग्लिश में कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सी और अनऑक्सी में अंतर क्या होता है? तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो कहलाता है आपका ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो कहलाता है अनऑक्सी श्वसन। यहाँ पे मैंने 2 केमिकल रिएक्शंस आपको दिखा रखी है, जिसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज है जो पहले तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित हो रहा है, जिससे उत्पाद के रूप में क्या बन रहे हैं आपके? एक में 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP। तो ये सारी क्रियाएं किसके अंदर पाई जाती है? प्रोटोजोआ से लेकर अधिकांश स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उन सब में ऑक्सी श्वसन की क्रियाएं पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं अनऑक्सी श्वसन। यहाँ पे ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, मगर किसकी अनुपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? अनऑक्सी श्वसन। जिससे क्या बन रहा है आपका? C2H5OH एथेनॉल बन रहा है, प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP बन रही है। ये क्रिया कहाँ पाई जाती है? आपकी बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन के अंग। कि श्वसन तो हो रहा है, जिसमें अपन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, मगर ये हो किसकी सहायता से रह रहा है? किस अंग की सहायता से हो रहा है? उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि एक मैंने आपको लंग्स दिखा रखा है, गिल्स दिखा रखे हैं, और अगले में दिखा रखा है मैंने ट्रैकिया। तो लंग्स किस में काम करते हैं? जैसे जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है? लंग्स के रूप की सहायता से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। गिल्स किस में काम करते हैं? जो जलीय प्राणी होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनमें क्या होता है? गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। इसके अलावा ट्रैकिया जो दिखा रखा है वो किस में ग्रहण किया जाता है? जैसे कि निम्न वर्टिब्रेट्स होता है, ऑर्थोपोडा संख्या हो गए, जैसे अपने कॉकरोच वगैरह हो गए, उसमें क्या होता है? श्वास जो नलिकाएँ होती हैं उनका एक जाल पाया जाता है संपूर्ण सतह में, उनको क्या कहते हैं? ट्रैकिया करते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है? इसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा अन्य जो निम्न कशेरुकी प्राणी होते हैं, जैसे कि आपके हो गए अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना आदि, इनमें श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। अब इनमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है? तो इनमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है? शरीर की सामान्य सतह से
श्वसन की क्रिया होती है। मगर हम यहाँ पे अब बात ना करके हम किसकी बात कर रहे हैं, अपन जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे स्तनधारी प्राणियों की कि लंग्स की सहायता से वो कैसे श्वसन करते हैं। तो लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े जो कहाँ होते हैं, आपके वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, दो होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो इन सब के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अगली स्लाइड देते हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब कि हिंदी में बात करें तो श्वसन की क्रियाविधि। एक श्वसन होता है कैसे होता है। तो श्वसन की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से होती है, जैसे कि हमने पहले बताया था। बाह्य श्वसन में क्या दो प्रकार होते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। हिंदी में अपन बात करते हैं निश्वसन और उच्च श्वसन, मतलब कि सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। अंदर लेते वक्त हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और बाहर के वक्त क्या करेंगे, हम CO2 एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे। तो इसमें है लंग्स में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन कहलाती है। जबकि लंग से CO2 को बाहरी वातावरण में छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, आपकी एक्सपायरेशन कहलाती है। ये दोनों क्रियाएं किसकी सहायता से होती है, थोरैक्सिक कैविटी या वक्षीय गुहा की सहायता से होती है। थोरैक्सिक कैविटी क्या होती है, एक बंद बक्से के समान होती है, जो ऊपर की ओर से थोरैक्सिक वर्टिब्रेट्स, नीचे की ओर से स्टर्नम, साइड में 12 जोड़ी पसलियाँ तथा पीछे की ओर डायफ्राम द्वारा घिरी रहती है। इसलिए कैसी होती है, बंद बक्से के समान होती है, जो चारों दिशाओं से घिरी रहती है। जो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है उसमें प्रत्येक 2 जोड़ी पसलियों के मध्य में क्या उपस्थित होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं। और उन इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या कार्य होता है, उन इंटरकॉस्टल मसल्स की सहायता से पसलियाँ आगे पीछे ऊपर की तरफ गति करती हैं। जो कितने होती है, 2 प्रकार की होती है। जैसे कि पहली कौन सी है आपकी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। हिंदी में हम बात करें तो बाहरी इंटरकॉस्टल मसल, आंतरिक इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इनका कार्य कैसा होता है, ये पेशियाँ अपन बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की पहले। तो ये पेशियाँ पसलियों के ऊपरी भाग से निकल के अपने पीछे वाली पसली के निचले भाग से जुड़ी रहती है। तथा अगर इंटरनल की बात करें तो ये पेशियाँ पसलियों के निचले भाग से निकलकर अपनी पिछली वाली पसली के ऊपरी भाग से जुड़ी रहती है। अगर हम दोनों की संरचना देखें तो दोनों कैसे होंगे, एक्स के आकार में आपस में जुड़ी रहेंगी। जैसे कि इस डायग्राम में अपन दिखा रखा है, तो दोनों कैसे होती है, एक्स के आकार में जुड़ी रहती है। अब इनके कार्य क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें एक डायग्राम में आपको दिखा रखा है इंस्पायरेशन कैसे होता है, दूसरे डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि एक्सपायरेशन कैसे होता है। अब इन पेशियों की एक खासियत है कि एक बार में एक ही पेशी कार्य करेगी, या तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल पेशी कार्य करेगी या फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल पेशी कार्य करेगी। और वो कार्य कैसे करती है वो अपन देते हैं। जब निश्वसन की क्रिया होती है तो कैसी होती है, निश्वसन की क्रिया एक सक्रिय क्रिया होती है। उस समय क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस समय क्या होता है, बाहरी इंटरकोस्टल पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें आपको दिखा रखा है कि बाहरी इंटरकोस्टल पेशियाँ है उनमें संकुचन हो रहा है। संकुचन होने से क्या होगा, पसलियाँ आगे की तरफ जाएंगी, स्टर्नम आगे तरह नीचे की तरफ गति करेगा। और डायफ्राम कैसा होगा, जो नॉर्मली अपन पढ़ते हैं गुंबद के आकार का होता है। जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख पा रहे हैं, एरो का निशान है, वो कैसा हो जाएगा, आकार में चपटा हो जाएगा। अब इसके फलस्वरूप क्या होगा, जैसे ही डायफ्राम चपटे आकार का होगा तो वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने से क्या होगा, फेफड़ों पे दबाव भी कम बढ़ेगा, जिससे फेफड़ों का आकार भी बढ़ जाएगा। अब फेफड़ों का आकार बढ़ने से क्या होगा, फेफड़ों के अंदर जो वायु दाब है वो बाह्य वातावरण की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमको पहले ही पता है कि गैसेस कैसे गति करती है, अधिक वायुमंडल दाब से कम वायुमंडल दाब की ओर गति करती है। तो शरीर में जैसे फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम हो गया तो बाह्य वातावरण से क्या होगा, ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करेगी, जिससे किससे होगा, निश्वसन की क्रिया पूरी होगी। तो इस समय कौन सी पेशी कार्य कर रही है, आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कार्य कर रही है। जब ये संपूर्ण क्रिया हो जाएगी तो क्रिया और ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाएगी तो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी निश्वसन कहलाती है। इसके पश्चात क्या होता है, एक्सपायरेशन या उच्च श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है। अब उस क्रिया में क्या होता है, अब ये निष्क्रिय क्रिया है जो निश्वसन के बाद होती है। अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल उससे विपरीत क्रिया होगी। अब कौन सी पेशियाँ काम करेगी, अब इंटरनल इंटरकोस्टल पेशियाँ कार्य करेगी। अब पहले तो हो रहा था एक्सटर्नल में संकुचन, अब किस में होगा, इंटरनल में वह संकुचन होगा, जिससे क्या होगा, पसलियाँ नीचे की तरफ, डायफ्राम पीछे या ऊपर की तरफ गति करेगा। और जो आपका डायफ्राम है पहले चपटे आकार का हो गया था, अब वो चपटे आकार से कैसा होगा, गुंबदाकार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो सेकंड डायग्राम के अंदर एरो दिखा रखा है आपको,
और ये गुंबद के आकार का हो जाएगा। जब ये गुंबद के आकार का हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपके फेफड़ों पे दबाव डालेगा। फेफड़ों पे दबाव डालने से क्या होगा, फेफड़ों का आयतन कम होगा। फेफड़ों का जैसे ही आयतन कम होगा तो क्या होगा, फेफड़ों के अंदर क्या होगा, वायुदाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में अधिक हो जाएगा। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, फेफड़ों में उपस्थित जो CO2 है वो क्या करेगी, सीधे वायुमंडल में छोड़ दी जाएगी। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी एक्सपायरेशन या उच्च श्वसन की क्रिया। इस प्रकार ये निरंतर क्रियाएं चलती रहती है। जब इंस्पायरेशन होता है तो क्या होता है, फेफड़ों में आयतन बढ़ जाता है। जब एक्सपायरेशन होता है तो क्या होता है, फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, वायुदाब कम या ज़्यादा होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की जाती है और CO2 शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो यह होती है आपकी श्वसन की कार्य की, जिसमें अपन मुख्य अंगों की बात करें तो एक आपकी वक्षीय गुहा है, उसके अलावा आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जिनकी सहायता से आपकी जो पसलियाँ रिब्स होती हैं वो आगे पीछे की तरफ मूवमेंट करती हैं, और डायफ्राम में उपस्थित अरीय पेशियाँ भी उसके अकॉर्डिंग या तो चपटे आकार की हो जाती है या गुंबदाकार हो जाती है। जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी क्रिया विधि कहलाती है किसकी, श्वसन की। तो आज के चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा कि श्वसन क्या होता है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा CO2 को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, आपकी श्वसन कहलाती है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, बाहरी श्वसन, आंतरिक श्वसन तथा कोशिकीय श्वसन। और अपन बात करें ऑक्सीजन के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा उसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में बनेगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होगा उसमें ऊर्जा कम मात्रा में बनेगी, जो कैसे रूप में रहेगी, दोनों ही श्वसन में ATP के रूप में संचित रहेगी। उसके बाद अपन ने बात करी कि इसमें अंग कौन कौन से काम आते हैं। तो स्थलीय प्राणियों में फेफड़ों की सहायता से होता है, जलीय प्राणी में जो कशेरुक प्राणी में उनमें क्लोम की सहायता से होता है। इसके अलावा जो निम्न कशेरुकी प्राणी हैं उनमें ट्रैकिया होता है, या फिर और भी ज़्यादा निम्न कशेरुकी प्राणी जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह जो भी होते हैं उसमें शरीर की सामान्य सतह से विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये तो अपने हो गए अंग। उसके बाद अपन ने मैकेनिज्म की बात करी, जिसमें 2 तरह की क्रियाएँ अपन ने देखी। पहला है इंस्पायरेशन मतलब श्वसन अंदर कैसे आती है, एक्सपायरेशन श्वसन बाहर कैसे आती है। इसमें कौन सहायता करता है, वक्षीय गुहा सहायता करती है और आपकी कॉस्टल मसल सहायता करती है। जब वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि उसका वायुदाब कम हो जाता है अंदर का और ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। जब वक्षीय गुहा का आयतन कम होता है, डायफ्राम गुंबदाकार का हो जाता है, जिससे क्या होता है, फेफड़ों पे आपके दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से क्या होता है, फेफड़ों के अंदर का वायुदाब कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। जिससे क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित CO2 क्या होती है, बाह्य वातावरण में त्याग दी जाती है। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, अपन की श्वसन की कार्य की कहलाती है। तो आज के टॉपिक में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगले अपन टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो श्वसन की कार्य की होती है उसमें कौन कौन से चरण पाए जाते हैं, कैसे गैसों का विनिमय होता है, कैसे ऑक्सीजन अंदर आती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन लगती है, कैसे CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन कैसे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। ये सारी चीज़ें अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें बताया जाएगा। यहाँ मैंने आपको PPT के माध्यम से एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसकी सहायता से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। एग्ज़ाम के क्वेश्चन की अपन बात करें तो उसमें पूछ सकता है कि श्वसन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्सीजन के आधार पर कितने प्रकार का होता है, क्रिया विधि पूछ सकता है बड़े क्वेश्चन में, या छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि श्वसन के अंग कौन कौन से होते हैं, स्थलीय प्राणी में कौन से होते हैं, जलीय प्राणी में कौन से होते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको पढ़ समझिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे भी हो कॉल वगैरह करके आप मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।